नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मानक जैन, सह आचार्य इतिहास विभाग एसपीसी राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज हम महात्मा गांधी के आर्थिक विचारों का अध्ययन करेंगे। ये प्रश्न पत्र एमए फाइनल इतिहास का 8वां प्रश्न पत्र है। ये गांधी जी के आर्थिक विचार इस प्रकार है। गांधी जी के विचारों का वास्तविक अर्थशास्त्र यह है कि धन संग्रह प्रगति के मार्ग में बाधक है। वे अर्थशास्त्र को आधुनिक पाठ्यपुस्तकों की तुलना में विश्व की धार्मिक कृतियों को अर्थशास्त्र के नियम से अधिक सुरक्षापूर्ण एवं ठोस कृति मानते थे। ऐसा क्राइस्ट ने कहा है कि एक ऊंट का सुई की आंख से निकल जाना सरल है, किंतु धनी व्यक्ति के लिए ईश्वर के राज्य में प्रविष्ट होना कठिन है। सब प्रकार की भौतिक आकांक्षाओं की समाप्ति नहीं हो सकती है। पूंजी बनाने वाले अपने कार्य में फिर व्यस्त रहेंगे, किंतु ईश्वर तथा कुबेर की एक साथ सेवा नहीं की जा सकती है। यह आंशिक सत्य है। गांधी जी के अनुसार भारत को अमेरिका तथा यूरोप के देशों के समान भौतिकवादी दौड़ में नैतिकता का अंत नहीं करना है। वे पुरुषों, स्त्रियों, बालकों की मृत देहों पर खड़ी होने वाली दैत्याकार चिमनियों तथा फैक्ट्रियों को पसंद नहीं करते हैं। उनके अनुसार देश में होने वाली आर्थिक समृद्धि बढ़ाने के साथ साथ नैतिकता का स्तर भी दिन भर दिन घटता जा रहा है। गांधी जी के अनुसार भारत का आर्थिक ढांचा अथवा समस्त विश्व का आर्थिक आधार ऐसा होना चाहिए जिसमें कि कोई भी व्यक्ति अन्न और वस्त्र से विपन्न न हो। प्रत्येक व्यक्ति को इतना काम मिलना चाहिए कि वह अपनी दैनिक आवश्यकताओं की न्यूनतम पूर्ति अवश्य कर ले। यह तभी संभव है जबकि जीवन से संबंधित मूलभूत आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन जनता के नियंत्रण में हो। दैनिक उपयोग की वस्तुएं उसी प्रकार उपलब्ध हो जैसे ईश्वर द्वारा प्रदत्त हवा और पानी। शोषण की अर्थव्यवस्था को तिलांजलि दे दी जाए। आर्थिक साधनों का आधिपत्य न किसी देश के हाथ में है, न राष्ट्र के हाथ में और न ही किसी व्यक्ति समूह के हाथ में। इस साधारण सिद्धांत की अवहेलना का अर्थ विनाशकारी हो सकता है। असमानता की उत्पत्ति की विवेचना करते हुए गांधी जी अपरिग्रह को अस्तित्व से संवत करते हैं। उनके अनुसार यदि कोई वस्तु किसी के पास अनावश्यक होते हुए संग्रहित है तो उसे चोरी न मानते हुए बुराई की संपत्ति के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाना चाहिए। वस्तुएं व्यर्थ पड़ी रहती है जबकि करोड़ों व्यक्ति भूख से काल कलवित हो जाते हैं। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपनी आवश्यकता अनुसार ही वस्तुओं का संग्रह करे तो कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहेगा और सब अमन चैन से जीवन यापन करेंगे। अन्यथा अमीर में भी उतना ही असंतोष होगा जितना कि निर्धन में। गांधी जी ने समानता के आदर्श को स्पष्ट करते हुए सामाजिक दृष्टि से सब समान उत्पन्न हुए हैं, अर्थात सबको अवसर की समानता का अधिकार प्राप्त है, किंतु सब में समान क्षमताएं नहीं होती है। प्रकृति से भी इस प्रकार की असमानता होती है। सभी एक ही ऊंचाई, रंग, बुद्धि आदि के नहीं होते हैं। कुछ अधिक कमाने की योग्यता रखते हैं, कुछ कम। योग्यता संपन्न व्यक्ति अधिक अर्जन करेंगे और वे अपनी क्षमता और दक्षता इसके लिए प्रयोग में करेंगे भी। यदि ऐसे व्यक्ति अपनी योग्यता का उदारता से प्रयोग करें तो राज्य के कार्य का निष्पादन कर सकते हैं। न्यासिता के सिद्धांत की चर्चा करते हुए गांधी जी ने व्यक्त किया है कि वे न्यासिता की स्थापना केवल अनुरोध ही नहीं अपितु असहयोग द्वारा करना चाहते हैं। कोई भी व्यक्ति संपत्ति का अधिक संचय व्यक्तियों के स्वैच्छिक अथवा बलात् सहयोग के बिना नहीं कर सकता है। गांधी जी पूंजी के मालिकों को आड़त अथवा बट्टा देने के पक्ष में हैं। उन्हें आड़त इसलिए दी जाएगी कि वह धन उनके स्व अधिकार में है। पूंजीपतियों से न्यासी बनने का आग्रह किया जाएगा। गांधी जी ने स्पष्ट करते हुए लिखा है कि यदि किसी व्यक्ति के पास 100 रुपये है और उसे 50 रुपये अपने पास में रखने को कहा जाए तो शेष 50 रुपये कामगारों को देने के लिए कहा जाएगा जिनके शोषण से ये राशि उत्पन्न हुई है। किंतु ऐसे व्यक्ति को जिसके पास 1 करोड़ रुपया है उसे केवल
1% धन अपने पास बट्टे के रूप में रखने को कहा जाएगा। शेष राशि वही स्वेच्छा से समाज हित में अर्पित कर दी जाएगी। विद्यार्थियों, निजी संपत्ति के विषय में गांधी जी ने निर्मल कुमार बोस के साथ हुई बातचीत को बताया है कि प्रेम तथा निजी संपत्ति साथ साथ नहीं चल सकते हैं। सैद्धांतिक दृष्टि के द्वारा पूरा प्रेम तभी संभव है जब पूर्ण अपरिग्रह हो। हमारी देह ही हमारी अंतिम संपत्ति है। पूर्ण प्रेम तथा अपरिग्रह तभी संभव है जबकि मानवीय सेवा में अपने शरीर को अर्पित करने के लिए तैयार हो जाए। व्यवहारिक दृष्टि से यह संभव नहीं है। मानव की अपूर्णता के कारण इस लक्ष्य की प्राप्ति कठिन है, फिर भी इसे एक आदर्श साध्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। जिनके पास पैसा है वे न्यासी के रूप में कार्य करें तो समानता लाई जा सकती है। राज्य द्वारा हिंसा के प्रयोग में पूंजीवाद का दमन करना उचित नहीं है। गांधी जी राज्य को न्यूनतम संपत्ति युक्त बनाना चाहते थे। विद्यार्थियों, गांधी जी का मत है कि राज्य की शक्ति का अत्यधिक केंद्रीकरण भयावह है। गांधी जी के आर्थिक विचारों का आधार रोजी रोटी का सिद्धांत है। टॉलस्टॉय से गांधी जी ने ये प्रेरणा प्राप्त की कि जीवित रहने के लिए मनुष्य को कार्य करना चाहिए। रस्किन के विचारों ने भी उनको इस दिशा में प्रवृत्त किया। रूसी लेखक वांड्रोफ ने सर्वप्रथम ये विचार व्यक्त किया कि मनुष्य अपनी रोटी स्वयं अपने हाथों से काम करके कमाए। टॉलस्टॉय ने इस विचार को व्यापक रूप से प्रसारित किया। गीता के 3 अध्याय में भी यही विचार व्यक्त किया है कि बिना कष्ट के प्राप्त भोजन चुराए हुए भोजन के समान है। यही रोजी रोटी सिद्धांत का आधार है। श्रम किए बिना व्यक्ति को भोजन करने का अधिकार नहीं है। पूंजी और श्रम के मध्य विश्वव्यापी संघर्ष छिड़ा हुआ है। निर्धन व्यक्ति पूंजीपति से ईर्ष्या करता है। यदि सब व्यक्ति अपनी रोटी के लिए काम करे, वर्ग भेद स्वतः समाप्त हो जाएगा। धनी व्यक्ति फिर से भी होंगे किंतु अपने को अपनी संपत्ति का न्यासी समझेंगे और इसका प्रयोग वे मुख्यतः सार्वजनिक हित में करेंगे। गांधी जी ने रोजी रोटी के सिद्धांत को आदर्श रूप में प्रस्तुत किया है। साध्य दिखाई देते हुए भी इस सिद्धांत का दैनिक शारीरिक परिश्रम द्वारा ही संधारण संभव है। गांधी जी ने पूंजी तथा श्रम को परस्पर न्यासी के रूप में माना है। गांधी जी आर्थिक विकेंद्रीकरण की दृष्टि से समान वितरण व्यवस्था पर भी प्रकाश डालते हुए विद्यार्थियों, गांधी जी ने कहा कि सब व्यक्तियों की आवश्यकता पूर्ति होनी चाहिए और आवश्यकता से अधिक किसी के पास नहीं होंगे। न्यासी के संबंध में गांधी जी ने बताया कि न्यासी से परोपकारी अथवा धर्मात्मा का अर्थ नहीं लेना चाहिए। न्यासी का विचार स्थापित होने के पश्चात परोपकारियों की आवश्यकता नहीं रहेगी। न्यासी का उत्तराधिकारी व्यक्ति विशेष नहीं अपितु समस्त जनता होगी। न्यासिता के सिद्धांत के संबंध में गांधी जी ने एक ड्राफ्ट यानी फार्मूला तैयार किया था, किंतु गांधी जी के जीवन काल में यह प्रकाशित नहीं हो सका। गांधी जी का मानना था कि यदि पूंजीपति स्वेच्छा से न्यासी बनने को तैयार न हो तो जनमत के दबाव में ऐसा किया जा सकता है। अहिंसा का तात्पर्य यह नहीं कि हम शक्ति पर कब्जा कर लें, किंतु अहिंसा का लक्ष्य यह भी नहीं हो सकता है कि जबरदस्ती किसी के साथ कुछ किया जाए। गांधी जी के अनुसार जनता ने कांग्रेस की सत्ता को स्वेच्छा से स्वीकार किया है। वह एक से अधिक बार मुझे डिक्टेटर की पूर्ण शक्ति से विभूषित किया है, किंतु हर व्यक्ति ये जानता है कि मेरी शक्ति उनकी स्वैच्छिक स्वीकृति पर निर्भर करती है। वे मुझे कभी भी अलग कर सकते हैं तथा मैं भी बिना किसी ना नुकर के हट जाता हूँ। खिलाफत के दिनों में मेरी सत्ता और कांग्रेस की सत्ता से किसी को परेशानी नहीं हुई। अली बंधु मुझे सरकार कहकर पुकारते थे, इसलिए वे जानते थे कि वे मुझे अपनी जेब में रख सकते हैं। वे कुछ इस समय मेरे बारे में अथवा कांग्रेस के बारे में क्या सच था, यह शासन के बारे में सत्य हो सकता है। इस प्रकार गांधी जी के आर्थिक विचारों को समाज के सामने प्रस्तुत किया। विद्यार्थियों, इति नमस्कार।